आज हमारे साथ पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह जी जुड़ रहे हैं। जब एमएलए नहीं बने थे उसके पहले से हम लोगों ने 2004 से एक योजना बनाई कि हम गरीब परिवारों की बेटियों को अपनी बहन बनाएंगे। कद्दावर नेता माने जाते हैं पूरे प्रदेश भर में। सपा पे एक शुरुआत से ही दोषारोपण रहा है कि सपा हमेशा जातिवाद राजनीति करती है। इंसान पेड़ से पैदा नहीं हुआ, जाति हमारे पुरखों ने बनाई। एक खबर निकल कर आ रही है कि एक कद्दावर नेता, महिला नेत्री जो किसी और अन्य पार्टी में जा रही हैं, तो क्या लगता है विपक्ष कमजोर हो रहा है? समाजवाद की पार्टी की आवश्यकता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर समाजवाद के बगैर ये देश तरक्की नहीं कर सकता। कि सांच को आंच नहीं होती, फिर ऐसे क्या बिंदु रहे, ऐसा क्या कारण रहा जो सांच को आंच झेलनी पड़ी? कि मैं सोचता था ना कि सच तो सच है, वो तो एकदम सबके सामने आता ही है, लेकिन सच को भी कभी कभी दबाया सकता है, सच को भी झुठलाया सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता राय। एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल न्यूज जंक्शन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सभी दावेदार लगातार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और चुनावी रण में अपनी ताल ठोक रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते एक जो कि संभावी प्रत्याशी हैं उनसे बात की थी और ये जानने का प्रयास किया था कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन विषयों को लेकर वे जनता के समक्ष हैं। आज हमारे साथ पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह जी जुड़ रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि इनका विगत कुछ समय इनका काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा है और काफ़ी संघर्ष के बाद इन्होंने एक बार फिर प्रयास किया है कि चुनाव में आएँ और चुनावी रण में जनता इनको कितना समर्थन करेगी। आइए हम एक बार इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके क्या मुद्दे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी हृदय से धन्यवाद। सर, चूँकि हम पिछले कुछ समय की बात करें तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा आपके लिए, किस तरह से आप उसको देखते हैं? बेहतर कोशिश करते हैं तो बाधाएं बहुत आती हैं, और ये बातें आज की नहीं है, आदिकाल से हैं। मैं समझता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र की कोशिश भी यही है कि हमारी राजनीति से लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचे, कैसे हम उनकी समस्याओं को कम कर सकें, कैसे हम समाज को संगठित कर सकें। वो जो सारी कोशिशें जो समाज का निर्माण करती हैं, उस कोशिश का हिस्सा बनते हैं हम लोग। लेकिन उसके साथ षड्यंत्र भी हैं, विचारों के बीच से जो लड़ाई है उसके वो कभी कभी व्यक्तिगत रूप लेती है। मैं कह सकता हूं कि एक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया गया। मैंने एक राजनीति में एक नई कोशिश की थी अपने जीवन में। जब हम राजनीति के शुरुआती दौर में थे, जब एमएलए नहीं बने थे उसके पहले से हम लोगों ने 2004 से एक योजना बनाई कि हम गरीब परिवारों की बेटियों को अपनी बहन बनाएंगे, और एक सामाजिक कार्यक्रम करने की कोशिश की और दूसरों से हटके की। ऐसा नहीं कि लड़की लड़के वालों से पैसा जमा करके लोग विवाह करते थे। मैंने कहा नहीं, जिसको हम अपनी बहन बनाएंगे उसका सारा खर्चा अपने ऊपर उठाएंगे, और एक आयोजन शुरू किए। धीमे धीमे एक आयोजन बड़ा व्यापक रूप ले गया और जीवन में एक नई घटना बनी कि एक सौभाग्य भी जुड़ा कि ऐसा करते करते 1000 बहनें बन गई। कोई जाति कोई बिरादरी ऐसी नहीं हो जिसमें मेरी बहनें ना हो। फिर हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में गए, वहीं डिग्री कॉलेज खोले, पब्लिक स्कूल खोले, ITI खोले कि नहीं, ग्रामीण अंचल में अच्छे विद्यालय नहीं है, ग्रामीण अंचल में अच्छे पब्लिक स्कूल नहीं है, ग्रामीण अंचल में डिग्री कॉलेज नहीं है। शहरों की तरफ तो हैं, पर गांव के बहुत सारे लोग जिन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा पढ़ने का, वो गांव में मजदूरी कर रहे हैं या मजबूर होकर खेती कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था की जाए। तो हर क्षेत्र में कोशिश की कि लोगों की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स गेम्स भी कराए, तमाम आयोजन किए नौजवानों को बढ़ाने के लिए। हम चाहते थे कि राजनीति का जो मूल विषय है, कि राजनीति करने वाले व्यक्ति के मन में ये भाव हो कि हमारी कोशिश किसी दूसरे की बेहतरी की वजह बने। लेकिन राजनीति में कोई ऐसा समय भी गुजरता है कि जब लोग आपसे मुकाबला इन मुद्दों पे नहीं कर पाते हैं, तब आपके साथ षड्यंत्र करते हैं। झूठा मुकदमा लगा, फंसाया, काफ़ी संकट आया और बहुत समय जेल में बीत गया। पर मैंने कहा कि एक अदालत तो भगवान की भी है और एक अदालत लोगों की भी है। सब जानते हैं सच और झूठ क्या है, और मैं कह सकता हूँ भगवान की कृपा जुड़ी, लोगों की दुआएं जुड़ी, और हम आज आपके बीच में हैं। वहीं जहाँ तक चुनाव राजनीति का है, तो मैं कह सकता हूँ कि हम समाजवादियों की अपनी एक कोशिश रही, अपने विचारों की एक अलग लड़ाई थी कि जब तक असमानता कम नहीं होगी तब तक समाज बेहतर नहीं हो सकता। देश में बड़ी असमानता है, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, विकास के नाम पर बहुत बड़ी खाई है। गांव और शहर के बीच में काफ़ी बड़ी गहरी खाई खड़ी है। तो कैसे वो उस असमानता को हम कम कर सकें, कैसे उसको बेहतर कर सकें, इस कोशिश का हिस्सा हम समाजवादी लोग रहे। हमारे आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव पूरे जीवन एक बात कहते रहे ना, उनका जीवन का संघर्ष इसी में बीता कि जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा देश खुशहाल नहीं हो सकता। ये देश गांव में बसता है। गांव की खुशहाली के बगैर, गांव के लोगों के बच्चों की पढ़ाई की अच्छा व्यवस्था के बगैर ये देश प्रगति नहीं कर सकता।
और ये उनकी मूल धारणा नहीं बल्कि सैद्धांतिक बात भी है। आज भी अगर हम कल्पना करें कि हमें देश को अच्छा बनाना है तो पहले गाँव को अच्छा बनाना पड़ेगा, गांव और शहर के बीच की विकास की खाई को पाटना पड़ेगा, उनके बच्चों के पढ़ाई का अच्छा इंतजाम करना पड़ेगा, उनको रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूं मेरे यही मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर हम लोग आज मध्य प्रदेश में भी खड़े हैं। जनता ने काफ़ी समर्थन किया है, बहुत अच्छे वोट पिछले बार भी मिले थे और इस बार जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों लड़ रहे हैं और अगर दोनों मिले नहीं तो समाजवादी पार्टी सफलता पाएगी। एक बुंदेलखंड में कहावत है कि सांच को आँच नहीं होती। फिर ऐसे क्या बिंदु रहे, ऐसा क्या कारण रहा जो सांच को आँच झेलनी पड़ी? सच बात यह है कि मैं सोचता था ना कि सच तो सच है, वो तो एकदम सबके सामने आता ही है, लेकिन सच को भी कभी कभी दबाया सकता है, सच को भी झुठलाया सकता है। किसी ने यही नहीं देखा कि एफआईआर क्या है। 16 तारीख को किसी के विषय में कोई एक एफआईआर हो रही, जैसे एफआईआर में मेरा कोई जिक्र नहीं है, नाम नहीं है, फिर उसके बाद 23 तारीख को एफआईआर, बहुत सारी एफआईआर लिखी गई पर किसी एफआईआर में हमारा कोई नाम नहीं है, पर मुलजिम बना दिए जा रहे हैं। और वो भी कोई, ठीक है मैं राजनीति से 10 साल एमएलए रह लिया, मेरी पत्नी एमएलए रह ली, हम लोग पिछले 30 साल से राजनीति में, मैं छात्र संघ की राजनीति से निकल कर आया, बहुत सारे राजनीतिक पदों पर भी रहा हूँ। पर मैं कह सकता हूँ कि कभी कभी उसको दबाने की बड़ी एक षड्यंत्र हुआ, लेकिन फिर ना सच को आज नहीं, आज हम बाहर हैं, आपके सामने हैं। मैंने कहा था, पिछली बार भी बोला था कि जिस जो कार्रवाई करने वाले लोग थे, अगर मुख्यमंत्री को भी कन्विंस करने में उन्होंने सफलता पाई, जिस दिन हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अपनी बात सुना देंगे, उस दिन कार्रवाई कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ इतनी बड़ी जगह बैठकर, मैं अखिलेश जी को मुख्यमंत्री रहते हुए देखा मैंने बहुत करीब से, तो उनके पास विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आते थे और उन्होंने कोई भी चीज़ लिख के दी तुरंत उस पर न्याय मिलने की कोशिश करते थे। तो मुख्यमंत्री भले ही वो राजनीतिक दल उनके से जुड़े हों, पर मुख्यमंत्री तो आज मेरे भी हैं वो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन वो मेरी बात सुन लेंगे, इस केस के विषय की सच्चाई किसी अधिकारी को बुलाकर सच पूछ लेंगे, उस दिन कार्रवाई कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। सपा से, चूंकि आप सपा के एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं पूरे प्रदेश भर में, सपा पे एक शुरुआत से ही दोषारोपण रहा है कि सपा हमेशा जातिवाद राजनीति करती है। ऐसे में तत्कालीन राजनीति को किस तरह से देखते हैं? क्या यहाँ ब्राह्मणवाद अधिक है या किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक असली बात आपको बता दें जो देश की सच्चाई है। हम लोग पहले से कहते हैं जाति तोड़ो समाज बनाओ, एक नारा हमारे पुरखों ने, समाजवादियों ने लगाया। इस जाति प्रथा ने भी हमें बहुत कमज़ोर किया। कोई इंसान पेड़ से पैदा नहीं हुआ, जाति हमारे पुरखों ने बनाई। पर ये इतनी बड़ी बात जो सच है इस देश की कि सब जातियाँ हमारे पुरखों ने बनाई, हम सब कहीं ना कहीं से आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी दुर्भावना बस इस देश के अगर संचालन को हम देखें कि पहले आज़ादी के बाद जितनी सरकारें बनी वो मुख्यमंत्री किस बिरादरी से आते थे, मिनिस्ट्री किनके पास होती थी, कि आखिर उन भाइयों ने हमारे जिनके पास ताकत आई वर्षों तक, आप अगर मुख्यमंत्रियों की सूची को उठा के देखेंगे उत्तर प्रदेश की या देश के 25, 23, 24 प्रांतों की, तो आप देखेंगे कौन मुख्यमंत्री बन रहा था, मिनिस्ट्री में कौन लोग होते थे। क्या वर्षों तक ये जातिवाद नहीं था कि आप जो जिनका मूल देश है, ये पिछड़े अगर आबादी 52-54% है तो आज नहीं हो गई, ये देश की मूल आबादी थी। दलितों की आबादी अगर 22-21% है तो ये देश की, अगर इनको जोड़ दो, अल्पसंख्यकों को मिला दो, तो 85% आबादी जिनका ये देश था वो कहाँ चले गए थे? वो वोट तो उन्हीं का पड़ रहा होगा जब ये कोई बन रहा था। तो असली जातिवाद जब हो रहा था तब किसी कोई जानना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता कोई उसको, उसकी चर्चा होने पर घबरा जाते हैं लोग और उसको जातिवाद कह देंगे। कि अगर पिछड़े दलित अगर खड़े होने लगेंगे तो लोग उसे जातिवाद कहने लगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कम से कम पलट के अपने ही फैसले देख लो आप। पहले के लोगों के जो मंत्रिमंडल है उनके विषय में जरा एक बार तो देखो गौर करके कि 30-40 साल तक कौन लोग बन रहे थे। क्या ये सारी कौमें जिंदा नहीं थी, क्या मर चुकी थी क्या इस देश में, जिनकी भागीदारी की बात ही नहीं हो रही थी, कोई चर्चा नहीं कर रहा था? और अगर चर्चा करके भागीदारी मांगने लगे कोई भाई तो आप उसे बेईमान करने लगो, ये कौन सा इंसाफ है? कम से कम एक बार पलट के जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं जो इन पे विषय पर चर्चा करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा एक बार इस देश की राजनीति को देख तो लो। 30-40 साल तक क्या हुआ इस देश में? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों की सूची कभी एक बार तो पलटो आप, मंत्रिमंडलों की सूची तो पलट लो, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा जातिवाद अब है कि जातिवाद पहले था। फिर आप हमसे चर्चा करना। दीपक जी, विपक्ष में लगातार खबरें निकल के आ रही हैं, कोई स्नेह भरी धमकी दे रहा है कि हम पर भरोसा नहीं जताया तो हम उनका दामन छोड़ देंगे। और अभी एक खबर निकल कर आ रही है कि एक कद्दावर नेता, महिला नेत्री जो किसी और अन्य पार्टी में जा रही हैं, तो क्या लगता है विपक्ष कमजोर हो रहा है? नहीं, हमें नहीं पता कि कौन ऐसा राजनीति में, देखिए ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसके अंदर कितनी स्टेबिलिटी है। देखिए हम लोग एक परिवार, आज का जो समाज बन रहा है नया,
जिस समाज में हम लोग तरक्की और उन्नति और विकास की बातें कर रहे हैं, यूनिटी की बातें कर रहे हैं, पर हम वास्तविक एक चीज़ देख रहे हैं कि बड़ा जल्दी भरोसा टूट रहा है लोगों का आपस में। घर परिवार हम लोग नहीं संभाल पा रहे। हमारे, अगर हम अपने परिवार की बात करें, वो परिवार भी एक उदाहरण हो सकता है कि हमारे दादा, हमारे ताऊ, हमारे चाचा, हम लोग वो वर्षों साथ रहे, पर हम लोग छोटे परिवार होने के बाद भी साथ रहने में असहज महसूस कर रहे हैं। यही दल की बात, दल भी एक परिवार की तरह होता है, बहुत बड़े रूप में लोग एक साथ काम करते हैं। हम तो कहते हैं जन्मों का कोई पुराना रिश्ता बना रहा होगा तब हम सब साथ मिलने का काम करते हैं, लेकिन नाराज़ तो कोई भी हो सकता है घर में। और हमें नहीं पता कोई नाराज़ है या कोई जाएगा। आप कुछ देखें, समाजवादियों का एक इतिहास है कि अगर हम पुराने इतिहास को पलटते हैं कि हम लड़ते बहुत हैं, पर यह सच भी है कि हम मिलते भी जल्दी हैं। तो लड़ना और मिलना, ये तो समाजवादियों का एक पुराना बहुत भारी इतिहास है, और वक्त पे साथ रहते हैं, ऐसा हमने देखा है पिछले कई वर्षों में अपनी राजनीतिक सफ़र में। और अपने पूर्वजों के विषय में जो पढ़ते हैं, तो समाजवादी लोग नाराज होकर लड़ेंगे पर मौके पे साथ रहेंगे, हमें पूरा विश्वास। पक्ष के लोग पक्ष को छोड़ के विपक्ष में पहुंच रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति एक वो विषय है कि हम समाज के लिए बेहतरी करने के लिए किन विचारों के साथ खड़े होना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि आज भी समाज में बड़ी असमानता है। समाजवाद की पार्टी की आवश्यकता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर समाजवाद के बगैर ये देश तरक्की नहीं कर सकता। समाजवाद एक बड़ा विकल्प है जो दुनिया के सामने खड़ा है। समाजवादी विचार जो है वो आवश्यकता है समाज की, हिंदुस्तान में तो बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ संविधान का शब्द नहीं है, बल्कि इस देश की असमानताओं को देखकर अम्बेडकर साहब ने इस शब्द को जगह दी। ये असमानता की खाई खड़ी है ना हमारे सामने, जो दर्पण की तरह है, सामने साफ सुथरी है। आप देखो गांव में क्या हालत है। गांव में कमजोर स्कूल है जहां मास्टर तक नहीं है, एक तरफ शहरों में शानदार स्कूल है जहां हर विषय को पढ़ाने वाला अध्यापक खड़ा है। तो कैसे गांव का किसान का बेटा कोई आईएएस बनेगा? एक तरफ एक सब सारी सुविधाएं, सब सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए टीचर, एक तरफ एक टीचर सारी सारी कक्षाओं को पढ़ा रहा है, और हम कह रहे हैं देश में हम समानता लाना चाहते हैं, देश को बढ़ाना चाहते हैं। इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है इस देश के लोगों के साथ? तो मैंने कहा समाजवाद ज़रूरत है, समाज की, देश की ज़रूरत है, हिंदुस्तान की ज़रूरत समाजवाद है। और मैं समझता हूँ कि लोग समझ रहे हैं, ये बड़े दल इस बात को क्यों स्वीकार नहीं करते कि हम इस असमानता को पाटे बगैर इस देश की प्रगति का रास्ता नहीं बना सकते। ये सच्चाई तो माननी पड़ेगी, और एक दिन नहीं मानेगा तो वक्त मनवा देगा, जनता मनवा देगी, लोग मनवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। ये थे हमारे साथ विधायक दीपनारायण सिंह यादव। इन्होंने बताया कि इनके क्या मुद्दे हैं और किन उद्देश्यों के लिए जनता के समक्ष हैं। हालांकि इनका एक बहुत ही शुमार एक उत्सव होता है, वह रक्षाबंधन का होता है, और आगामी त्यौहार भी रक्षाबंधन है। ऐसे में रक्षाबंधन को लेकर इनकी भव्य तैयारियां हैं, और बहनों से आह्वान है कि वह बढ़ चढ़कर संख्या में आएँ और भाई का अपने जिस अब उसको उसकी ज़रूरत है तो साथ दें। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन।